हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में। वेलकम टू एडुग्रोन। दोस्तों, एडुग्रोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे वीडियो, जितने भी वीडियोस हैं, सब वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और जितनी भी चीजें चाहिए आपको सब कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। आपका पूरी क्लास 11th का सिलेबस, क्लास 12th का सिलेबस, जितने भी सिलेबस हैं सब फ्री में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एडुग्रोन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जितने भी लिंक्स हैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आगे बढ़े, अपन लाइफ ऑन द अर्थ पढ़ रहे थे। लाइफ ऑन द अर्थ पढ़ रहे थे दोस्तों, चैप्टर नंबर 15 है। अपनी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 15 है, लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, तो अपन ये पढ़ाई कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इसमें क्या सीखा है जरा देखते हैं एक बार। कहां पर आ गए थे हम लोग आ गए थे सर, ग्रेजिंग अपन ने फूड चेन पढ़ ली थी। ग्रेजिंग के अलावा अपन ने डेट्रियस फूड चेन पढ़ ली थी। इसमें क्या होता है सर, इसमें ड्राइव लीव्स को कौन खाता है सर? इसमें अपन को ड्राइव लीव्स को खाता है सर उसको दीमक बोलते हैं, जिसको अपन दीमक बोलते हैं। फिर उनको कौन खा जाता है सर? उनको ब्लैक या फिर अपन बोले तो क्रोक या फिर कोई भी ब्लैक बर्ड खा जाता है, वुड लूज, है ना। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बायोम्स, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। आज यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम ऑफ बायोम्स क्या है जरा? टाइप मतलब कौन कौन से बायोम्स के टाइप्स हैं, कौन कौन से बायोम के टाइप्स है दोस्तों, जरा इन पे आते हैं। मेजर बायोम्स मैंने आपको 5 बताए थे, फिर से मैं बता रहा हूं। जो 5 बायोम्स मैंने बताए, जरा यहां पर समझो। फर्स्ट है फॉरेस्ट, डेजर्ट, इसके अलावा ग्रासलैंड जो होते हैं घास के मैदान, एक्वेटिक एंड एटीट्यूडनल बायोम्स। 5 बायोम्स फिर से सुनेंगे जो अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। 5 इंपोर्टेंट बायोम्स। पहला है डेजर्ट, दूसरा है ग्रासलैंड, थर्ड है फॉरेस्ट, फोर्थ है एक्वाटिक या एक्वेटिक जिसे आप बोलते हैं, फिफ्थ है एटीट्यूडनल बायोम्स। जरा आगे बढ़ेंगे। बायोम्स, एक तो कॉन्ट्रीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, एक डेजर्ट की तरह भी बायोम्स हो जा है। ग्रासलैंड एक बायोम का एग्जांपल है। टुंड्रा, टुंड्रा जहां पर शीत वाले जो एग्जांपल है, शीतलहर वाले, जहां पर टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं, मतलब जो टुंड्रा रीजन जो होते हैं। उसके अलावा टेम्परेट या फिर उसके अलावा टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट जिसे मैं बोलूंगा। उसके अलावा सुरुब्लेंड बोलूंगा, सुरुब्लेंड आ जाओ। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट एक एग्जांपल है सर बायोम्स के एग्जांपल है। जितने भी एग्जांपल्स है सब एग्जांपल किसके हैं दोस्तों? बायोम्स के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट में कौन कौन से सर सब टाइप्स फॉरेस्ट के? ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल में एक तो इक्वेटोरियल है, जिसमें इक्वेटोरियल मतलब क्षैतिज जो 0 डिग्री है उसके आसपास वाला एरिया, 0 डिग्री के आसपास वाला एरिया, और उसके अलावा डिसिडुअस है। नाउ टेम्परेट है और बोरियल है। टेम्परेट है और बोरियल है। इनका रीजन या इनका क्षेत्र कहां से है? 10 डिग्री एनए से 10 to 25 डिग्री नॉर्थ साउथ। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, मतलब यदि कोई अमेरिका है, यहां पर नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर ये साउथ अमेरिका है, यहां पर ये साउथ अमेरिका हो गया। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न वाला रीजन है, मतलब जैसे जो मेक्सिको या फिर जो एकदम जहां पर आपको पता हो तो मैंने आपको पढ़ाया था नोवा स्कॉर्पियो करके भी लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, वहां वाला रीजन मतलब वो तो कनाडा का था, लेकिन उसके जस्ट नीचे वाला जो नॉर्थ अमेरिका का रीजन है। और या फिर नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले जाओ आप, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में चले जाओ आप, ब्रॉड बेल्ट ऑफ यूरेशिया, या नॉर्थ अमेरिका में चले जाओ आप। नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से पार्ट सर? साइबेरिया, अलास्का। अलास्का सर, अलास्का नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। कनाडा के जस्ट आप कनाडा का वेस्टर्न पार्ट देखोगे तो वो अलास्का दिखेगा आपको। कनाडा और स्कैंडिनाविया। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? पहला है सर टेम्परेचर, 20 to 25 डिग्री होता है और हर जगह इवन डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा है फिर से टेम्परेचर जो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन रेनफॉल वाला जो एरिया होता है और जहां पर एवरेज जो बारिश होती है 1000 मिलीमीटर के आसपास होती है। फिर उसके बाद टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड करूंगा तो यहां पर टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने कर लिया। तो रीजन बांट दिए मैंने। बी में 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एक अलग रीजन है। सी वाला रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलीमीटर वेन डिफाइंड सीजन्स एंड मतलब डिस्ट्रिक्ट विंटर। शॉर्ट मॉइस्ट मतलब शॉर्ट मॉइस्ट मतलब जो अर्ध शुष्क होता है। मॉइस्चर मतलब होता है जो आर्द्र आर्द्र रीजन होता है। मॉइस्चर वाला मतलब होता है जो आर्द्र रीजन।
जो कि भीगा हुआ लेजर, मतलब जिसमें आपको नमी दिखेगी। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि जब बारिश हो जाती है ना, बारिश होने के बाद आपको पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वो जो नमी रह जाती है, वो जो नमी रह जाती है उस वजह से आपको बारिश का पसीना आने लगता है। ठीक है। सो वार्म समर्स एंड लॉन्ग कोल्ड ड्राई विंटर्स, वेरी लो टेम्परेचर, कोल्ड ड्राई विंटर्स में बहुत कम तापमान हो जाता है। प्रिसिपिटेशन मोस्टली स्नोफॉल 400 टू 1000 mm तक का स्नोफॉल होता है। जरा आगे बढ़ेंगे। सोइल के बारे में मैं बात करूंगा, जो कि अपनी मिट्टी है, देश की प्यारी मिट्टी, देश की मिट्टी को सलाम, मेरे देश को सलाम। पहला पॉइंट आता है एसिडिक वाला एरिया जो होगा, जिस भी मिट्टी एसिडिक होगी वो कम उपजाऊ होगी, यानी लो फर्टाइल होगी। लो फर्टाइल क्यों होगी सर? क्योंकि वहां पर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, दे आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कौन सी मिट्टी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होगी? कौन सी सोइल ऐसी होगी सर? विच टाइप ऑफ द सोइल्स हैव पुअर इन न्यूट्रिएंट्स? फर्स्ट ऑप्शन है एसिडिक, सेकंड ऑप्शन है बेसिक, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रल सोइल, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्या आंसर लगाओगे? एसिडिक सोइल एक ऐसी सोइल है दोस्तों जो पुअर होती है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, मतलब कम फर्टाइल होती है। दिस इज ए लो फर्टाइल, कम उपजाऊ होती है। और जो रिच, जो न्यूट्रिएंट्स में जो रिच होगी वो बेसिक होगी। फर्टाइल enriched with decaying litter, acidic and poor in nutrients, thin soil cover। देन फिर फ्लोरा एंड फुआना मैंने पढ़ांगा। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? जहां फूल पत्ती आ जाए। फ्लावर का मतलब ही यही समझ में आ रहा है मेरे को, जहां पर फूल पत्ती आ जाए। मल्टी लेयर्ड कैनोपी टोल एंड लार्जर ट्री। कैनोपी टोल मतलब इस तरीके से, कैनोपी वाली ये वाला एरिया। जब आप किसी भी हॉलीवुड मूवीज देखोगे, जो विंटर वाला जो क्रिसमस होता है, अभी क्रिसमस आने वाला है दोस्तों, तो क्रिसमस में जो ट्री होता है वो क्या ऐसे ही आपको दिखाई देता है? क्या एक के ऊपर एक ऐसे कैनोपी की तरह दिखाई देता है? सो मल्टी लेयर्ड कैनोपी, टोल एंड लार्ज ट्री। क्या क्रिसमस का ट्री छोटा होता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता है, लार्जर ट्री होता है। सो मल्टी लेयर्ड कैनोपी, टोल एंड लार्ज ट्री। A2 का मतलब हो गया लेस डेंस, ट्री ऑफ मीडियम हाइट, ट्रीज ऑफ मीडियम हाइट, मेनी वेराइटीज को एग्जिस्ट, इंसेक्ट्स, बेट्स, यानी जो बेट्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं, चमगादड़, जो कि चाइना की फेवरेट चीज है। एमिक्रॉन फिर से ला दिया सालो, क्या बोलूं इन लोगों ने, मक्कार लोग हैं, मक्कार, बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं, बहुत गंदे लोग। चाइना से तो लिटरली ऐसा होना चाहिए, चाइना, क्या कहूं मैं चाइना के बारे में, चाइना धोखेबाज है। बर्ड्स एंड मेमल्स आर कॉमन स्पीसीज इन बोथ। सेकंड फ्लोरास के अंदर बात करूंगा, मॉडिटरीली डेंस ब्रॉड लिव ट्रीज, मतलब फर्स्ट हो गया। देखो मैं आपको फिर से एक चीज समझाता हूं, क्या बात कर रहा हूं मैं, फ्लोरा रीजंस के बारे में बात कर रहा हूं। पहला है मल्टी लेयर्ड कैनोपी टोल, ये जो रीजन हो गया, इसमें मैंने क्या पढ़ा कि सर ये लेस डेंस होते हैं क्योंकि यहां पर जनसंख्या कम होती है। ट्री ऑफ मिनिमम हाइट, ट्री ऑफ मीडियम हाइट्स, कुछ इसमें मीडियम हाइट के ट्रीज होते हैं। मेरी वेरिएशन को एग्जिस्ट, मतलब इनमें चमगादड़ आपको मिलेगी। बर्ड्स एंड मेमल्स आर कॉमन स्पीसीज इन बोथ। मॉडिटरी डेंस ब्रॉड लिव्ड ट्रीज, मतलब लिव्ड ट्रीज मतलब जहां पर पत्तियां मिलेगी आपको, विद लेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज। ओक, बीच, मेपल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आर सम कॉमन स्पीसीज लाइक स्क्विरिल, यानी गिलहरी, रेबिट, खरगोश, कून्स, कून्स, और यहां पर स्कून्स के बाद बर्ड्स और ब्लैक बियर्स, यानी काले भालू, माउंटेन लाइन्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एवरग्रीन कोनिफर्स लाइक पाइन, पाइन के जो पेड़ पड़ेंगे, जहां से आपको पता हो तो पाइन वाटर आपने सुना होगा, फर एंड स्पर्स ईटीसी। वुड पेकर्स, हॉक्स, हॉक्स यानी जो मैंने आपको बताया बाज, बियर्स यानी भालू, वुल्स यानी जो कि भेड़िए होते हैं, डियर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड फ्लोरा एंड फोना। जरा देखो, देखो हर तरीके के मिलेंगे आपको। ये मैंने आपको बताया ना, ये जो आपको कैनोपी शेप, ये कैनोपी शेप है सर, यहां पर ये कैनोपी शेप, ये देखो आप, किधर गया कैनोपी शेप, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मल्टी लेयर्ड कैनोपी शेप, ये दिख रहा है आपको कैनोपी, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर कैनोपी शेप, तो इसी वजह से इसकी बात कर रहा हूं सर मैं।
ठीक है, तो क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये कैनोपी शेप की दिखाई दे रही है, ट्रीज यहाँ पर हाई मीडियम लेवल की ट्री, सब चीजें आपको दिखा देंगे, और जीव जंतु भी आपको दिखाई देंगे। फ्लोरा एंड फोना, डिफरेंस बिटवीन दैट इज फ्लोरा एंड दिस इज फोना। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गई। फ्लोरा क्या हो गए सर, पेड़ पत्ती वाले फ्लावर्स से रिलेटेड कर सकते हैं, फ्लावर्स मतलब फ्लोरा, और ये फोना। आगे बढ़ो। डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में सब टाइप्स कौन से है, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। अरे यार कलर कलर क्यों सेलेक्ट नहीं होता यहां पर, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। उसके बाद सेमी एरिड, एरिड मतलब होता है शुष्क। कोस्टल डेजर्ट, कोस्टल मतलब तटीय वाले जो डेजर्ट होते हैं। उसके बाद आता है सर कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, 4 तरीके के डेजर्ट्स होते हैं। फर्स्ट रीजन सहारा, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट कहां पर है यार, ये चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। सहारा डेजर्ट कहां पर है। उसके बाद कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट। उसके बाद मरुस्थली डेजर्ट और रुबल काली, रुबल काली। सहारा डेजर्ट आपको पता होगा सऊदी अरेबिया में। कालाहारी डेजर्ट मतलब मिडिल एशिया में आएगा, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट मिडिल एशिया में आएगा। मरुस्थली तो सभी तरीके के मरुस्थली, रुबल कली, रुबल कली आई थिंक ये, आई थिंक अमन ओमान, मेरे को श्योरिटी नहीं है इसमें, लेकिन ईरान में है शायद ये। मार्जिनल एरियाज ऑफ हॉट डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट चिली में है। और उसके अलावा टुंड्रा क्लाइमेट, अटाकामा आई थिंक अटाकामा डेजर्ट आपको चिली कहीं मिलेगा। टुंड्रा क्लाइमेट रीजन्स जो कि आपको ठंडे एरियाज मिलेंगे। इसके बाद क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर कितना 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ए टू डी रेनफॉल इज लेस देन 50 मीटर, 50 मिलीमीटर। मतलब यदि टेम्परेचर इसके बीच में होगा तो वहां पर बारिश जो होगी 50 मिलीमीटर से कम होगी। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो सर न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। लिटिल नो ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत नहीं होती है। फ्लोरा एंड फुआना में एसी की बात करूंगा तो स्केंटी वेजिटेशन के बारे में बात कर लो, या फिर आप वेरी लार्ज मेमल्स के बारे में बात कर लो, वेरी लार्ज मेमल्स के बारे में बात कर लो। इंसेक्ट, रेप्टाइल यानी सांप जो होते हैं, स्नेक्स, बर्ड्स, रेबिट्स, रेट्स, एंटीलोपीज एंड ग्राउंड स्क्वेरिल्स, एंड ग्राउंड स्क्वेरिल्स। आगे बढ़ो। ग्रासलैंड के बारे में बात करूंगा। सब टाइप्स, ग्रासलैंड के सब टाइप्स कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल सवाना और ट्रॉपिकल स्टीप। जरा एक बार ट्रॉपिकल सवाना आप देखेंगे, ये सवाना है, ये वाला जो एरिया है सर, ये वाला जो एरिया है ये सवाना है, और ये वाला सर ट्रॉपिकल स्टीप्स है। ठीक है, ये सवाना है और ये ट्रॉपिकल स्टीप्स है। सवाना में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, ये पीछे भी देखो आपको यहाँ पर एनिमल्स, या फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली लायन वगैरह, कुछ भी आपको जिराफ, लायन, कोई भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। रीजन्स कौन कौन से हैं, लार्ज एरियाज ऑफ अफ्रीकाज, अफ्रीकाज में आपको सवाना देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेंगे। साउथ अमेरिका में आप चले जाओ, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री आती है, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, इस तरीके की कंट्रीज साउथ अमेरिका में, और भारत। पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर, यहाँ पे वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, हॉट क्लाइमेट होता है यहाँ पर, और रेनफॉल 500 टू 1250 मिलीमीटर तक होता है। हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स में रेनफॉल कितना होता है सर, 500 टू 900 होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ठीक है, आओ। सोइल, पोरस विद थिन लेयर ऑफ ह्यूमस, पोरस विद थिन लेयर्स ऑफ ह्यूमस, थिन फ्लक्चुएटेड सोइल, रिच इन बेसिस। फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करूंगा। ग्रासेस, ट्रीज एंड लार्ज स्ट्रब्स एब्सेंट होती है यहां पर आपको जिराफ, जेब्रा मिलेंगे, बफेलो मिलेगी, लियोपर्ड यानी तेंदुए, हाइंस मिलेंगे, एलिफेंट्स, माइस, मोल्स, स्नेक्स, वॉर्म्स एंड कॉमन एनिमल्स यहां पर मिलेंगे आपको। ग्रासेस आपको मिलेगी, ओकेजनल ट्री मिलेंगे सच एज कॉटनवुड, कॉटनवुड, ओक एंड द विलो, गेजल्स, जेब्रा, राइनासोरस या फिर राइनोसोरस, ऑनसीरोस, वाइन हॉर्न्स, वाइल्ड हॉर्न्स, लायन,
वेरिएंट ऑफ बर्ड्स, वर्म्स, स्नेक आदि सारे जानवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलो आगे आ जाओ। एक्वेटिक के बारे में बात करूंगा। एक्वेटिक में क्या होता है? सब टाइप्स एक्वेटिक में मतलब फ्रेश वाटर और मरीन। फ्रेश वाटर के लिए सर क्या है? लेक है, स्ट्रीम है, रिवर है, वेटलैंड्स है। मरीन के लिए क्या है? ओशियन है, कोरल रीफ है, लगून्स है, एस्चुरीज है। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर यहाँ पर? ए टू बी में टेम्परेचर वेरीज वाइडली विद कूलर एयर टेम्परेचर एंड हायर ह्यूमिडिटी। मतलब ठंडा भी होता है और हायर ह्यूमिडिटी भी होती है सर। इसके अलावा बारे में बात करूंगा आगे। मिट्टी, वाटर स्वाम्स एंड मार्शेस, वाटर टाइडल स्वाम्स एंड मार्शेस। फ्लोरा एंड फोना में एल्गा मिलेगा आपको, एल्गाई मिलेगी, एंड अदर एक्वेटिक लाइक एंड मरीन प्लांट्स मिलेगी। कम्युनिटीज विद वेरिएंट्स ऑफ वाटर डिवेलिंग एनिमल्स मिलेंगे। एल्टीट्यूडनल लास्ट एंड फाइनल बच रहा है अपने पास। एल्टीट्यूडनल के बारे में बात करूंगा तो यहां पर जो रीजन है दोस्तों, उसमें स्लोप ऑफ हाई माउंटेन रेंजेस लाइक हिमालयाज मिलेगा आपको, एंड द एंडीज एंड द रॉकीज मिलेगा। एंडीज पर्वतमाला एंड द रॉकीज। रॉकी आपको नॉर्थ अमेरिका में, वो सॉरी साउथ अमेरिका में, और एंडीज आपको मिलेगा यूरोप में, या फिर एंडीज, हाँ शायद यही है। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स में टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूडनल जोन। ठीक है। सॉइल के बारे में बात करूंगा। रिगोलिथ सॉइल्स एंड ओवर स्लोप्स। फ्लोरा एंड फोना के बारे में बात करूंगा तो डिसिडुअस टू टुंड्रा वेजिटेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। बस इतना फिलहाल एक बार फिर से मैं आपको एक बार इसको पूरा अंडरस्टैंड करवाता हूं। सारी चीजें फिर से अपन यहां से पढ़ते हैं। देखो मैं आपको बात बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन आगे वाले फर्दर प्रोसेस पे जाएंगे। देखो बात ऐसी है कि अपन ने यहां पर एक चीज देखी, अपन बायोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोम्स में पहला बायोम फॉरेस्ट, डेजर्ट, फिर उसके बाद थर्ड आता है अपने पास ग्रासलैंड्स, फोर्थ आता है एक्वेटिक, फिफ्थ आता है अपने पास एटीट्यूडनल बायोम्स। पहला फॉरेस्ट में अपन ने पढ़ लिया जितने भी चीजें हैं। सेकंड डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट, यह डेजर्ट मैंने आपको पढ़ाया। ग्रासलैंड में अपन ने सवाना, और फिर सवाना के अलावा एक और ग्रासलैंड अपन ने पढ़ा। एक्वेटिक में मैंने आपको बताया मरीन एक्वेटिक में, और फ्रेश वाटर, ये दो चीजें मैंने आपको बताई। क्या यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। डेजर्ट फॉरेस्ट पे आते हैं। फॉरेस्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं सर? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो जाए, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो जाए, या फिर डिसिडियस फॉरेस्ट हो जाए। इसके अलावा टेम्परेट फॉरेस्ट है, उसके अलावा बोरियल फॉरेस्ट है। रीजंस इसमें कौन कौन से सर? 1 to 10 डिग्री इसका जो रीजन होता है सर, बेसिकली कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में आप चले जाओ, वहां पर इस तरीके के फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले जाओ जिसमें आपको रशिया ज्यादातर मिलेगा। वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप में आप चले जाओ, तो मैंने रिवाइज करवाया, थोड़ा सा लाइट जा चुका है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया था। थोड़ा सा दोस्तों आप कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। सो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ब्रॉड बेल्ट ऑफ यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैं बता चुका था। इसके क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इसका टेम्परेचर कितना होता है सर? जिन फॉरेस्ट का टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सब जगह सेम ही होगा, और यदि 20 to 30 डिग्री होता है वहां पर रेनफॉल कितना होता है? 1000 मिलीमीटर सीजनल है। 20 to 30 डिग्री के बारे में बात करूंगा, इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये बताया था। उसके बाद में बात करूंगा कि सर इनके सॉइल एसिडिक होती है, और सर इनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, और फर्टाइल होती हैं, और ये ज्यादा मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसका फ्लोरा और फोना रीजन भी मैंने बताया। इसके बाद आता है सर डेजर्ट पे। कितने टाइप के डेजर्ट होते हैं? हॉट एंड ड्राई डेजर्ट पढ़ाया, सेमी एरिड डेजर्ट पढ़ाया, कोस्टल डेजर्ट पढ़ाया, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट मैंने आपको पढ़ाया। इनके रीजन कौन कौन से हैं? सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, मरुस्थली डेजर्ट, रूबलकली डेजर्ट। इसके जो हॉट और ड्राई डेजर्ट के हैं। सेमी एरिड डेजर्ट के बारे में बात करूंगा तो जहां जहां पर आप बात बोलोगे मार्जिनल एरियाज ऑफ हॉट डेजर्ट। कोस्टल डेजर्ट के बारे में बात करूंगा, अटाकामा। कोल्ड डेजर्ट जो कि टुंड्रा क्लाइमेट रीजन में होते हैं वो बेसिकली कोल्ड डेजर्ट होते हैं। जो कि टुंड्रा क्लाइमेट एरियाज में होते हैं वो कोल्ड डेजर्ट होते हैं। इसके बाद इनका क्लाइमेट क्या रहता है तकरीबन डेजर्ट का? टेम्परेचर जो वार्म होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं,
उनका सर मतलब जो कि हॉट और ड्राई डेजर्ट होते हैं वो होते हैं 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सेमी एरिड जो एरिया होते हैं वो 21 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो इसके अलावा कोस्टल डेजर्ट होते हैं वो 15 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अलावा जो ड्राई डेजर्ट होते हैं वो कोल्ड डेजर्ट होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, टुंड्रा एरियाज में, वो 2 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। सॉइल्स की मेरे बारे में बात करूंगा तो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब विद लिटिल और नो ऑर्गेनिक मैटर, कुछ भी इनमें मैटर नहीं होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता ही नहीं है। फ्लोरा एंड फ्लोरा के बारे में बात करूंगा तो ए से सी तक बात करूंगा तो स्केंटी वेजिटेशन और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, एक बार पढ़ लेंगे। यदि मैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में बात करूंगा तो वहां पर मुझे चूहे, रेबिट्स यानी खरगोश वगैरह वगैरह मुझे आपको देखने को मिलेंगे। डेजर्ट के बारे में बात होने के बाद ग्रासलैंड आ गए। ग्रासलैंड में सवाना और स्टीप। सवाना क्या होते हैं सर? लार्ज एरियाज इन अफ्रीका। सवाना अफ्रीका में मिलेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगे सवाना। इसके अलावा साउथ अमेरिका और इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। साउथ अमेरिका की कंट्रीज मैंने बताई आपको, ऑस्ट्रेलिया अपने इंडिया के एशिया के नीचे आ जाता है। एशिया के नीचे मतलब अपन डायरेक्शन बताएंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। टेम्परेट स्टीप कहां पे मिलेंगे आपको? पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको मिलेंगे। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा तो इनके क्या क्या क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स है सर? तो ये वार्म हॉट क्लाइमेट होता है इनका। और इसके अलावा बी की बात करूंगा तो सर हॉट समर होता है एंड कोल्ड समर। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो इधर वाला जो एरिया है वो एरिया सर जो जिराफ वाला एरिया है वो आपको सवाना है और ये वाला टेम्परेट स्टीप है। आगे बढ़ेंगे, सोइल के बारे में बात करूंगा। पोरस जो कि सवाना डेजर्ट से, सवाना जो एरिया है, सवाना के जो ग्रासलैंड है वहां पे पोरस विद थिन लेयर ऑफ ह्यूमस, मतलब मिट्टी में उपजाऊ है लेकिन ह्यूमस मतलब जो कि आर्द्रता है थोड़ी बहुत। थिन फ्लक्चुएटेड सॉइल और रिच इन बेसिस। फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करूंगा तो ग्रासेस में, ग्रासलैंड का जो सवाना ग्रासलैंड है वहां पर ग्रासेस मिलेगी। ट्रीज एंड लार्ज स्ट्रब्स एब्सेंट मिलेंगे। जिराफ्स, जेब्रास, बफेलोज, लियोपर्ड्स, हियंस, हिनास या फिर मतलब येनास, एलिफेंट्स, माइस, इस तरीके के जानवर मिलेंगे। जबकि स्टीप में बात करूंगा तो ग्रासेस, ओकेजनली ट्रीज सच एज कॉटन वुड के ट्रीज मिलेंगे। ओक यहां पर मिलेंगे, विलो, गेजल्स और ये सारी तरह की चीजें एक बार आप पढ़ लेंगे। फिर मैं एक्वेटिक के बारे में बात कर रहा हूं। एक्वेटिक के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एक्वेटिक होता है सर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। फ्रेश वाटर में क्या होता है सर? जो कि लेक, पॉन्ड, इस तरीके से जो चीजें आ गई। मरीन में ओशियन, एस्चुरीज या कोरल रीफ। क्लाइमेट में ऐसे बी में टेम्परेचर वेरीज करता है, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। सोइल, ए में जो सोइल होगी फ्रेश वाटर में वो वाटर स्वाम्प्स एंड मासेस होंगी। बी में जो ओशियंस में सोइल होगी वाटर टाइडल स्वाम्प्स एंड मासेस होंगी। फ्लोरिडा फोना मतलब एल्गी वगैरह आपको मिलेगी। एटीट्यूडनल में बात करूंगा तो सर जो जो कि शोप्स एंड हाई माउंटेन रेंजेस लाइक इन द हिमालय, द एंडीज एंड द रॉकीज। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर एंड द सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है। सोइल, यहां पे रिगलित ओवर स्लोप्स मिलेगी आपको। फ्लोरा एंड फोना डिसिडुअस टू टुंड्रा वेजिटेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करती है। नाउ अब आते हैं अपन बायो जो केमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं? द सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। द सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द विच होल लाइफ डिपेंड्स। मतलब आज हमारी लाइफ जो डिपेंड है वो सन पर डिपेंड है। यदि सनलाइट नहीं देगा, यदि सनलाइट नहीं देगा मेरे दोस्तों, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है यदि सनलाइट नहीं देगा, सॉरी, यदि सनलाइट नहीं देगा तो क्या ऐसा कहा जा सकता है? यदि सनलाइट नहीं देगा दोस्तों, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है दोस्तों यदि सनलाइट नहीं देगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा यानी फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे कैसे? CO2 ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ेंगे कैसे? तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यदि ऐसा कुछ हो नहीं सकता तो बिना सन के क्या जिंदगी अधूरी है? तो द सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड्स। दिस एनर्जी इनिशिएटेड लाइफ प्रोसेस इन द बायोस्फीयर।
बायोस्फीयर मतलब एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, थ्रू फोटोसिंथेसिस। द मेन सोर्स ऑफ फूड्स एंड एनर्जी ऑफ ग्रीन प्लांट्स, मतलब पौधों के ग्रीन होने का या फिर पौधों के फोटोसिंथेसिस करने का जो मेन रीजन है वो है सनलाइट। जब सन ही नहीं होगा तो क्या चीजें होंगी, नहीं होंगी। आउट ऑफ द टोटल out of the total insolation that reaches the earth's surface, only a very small fraction 0.1% is fixed in photosynthesis। जरा बायोलॉजिकल साइकिल्स में जरा एक बार मैंने बायोलॉजिकल साइकिल आपको दिखाया है, यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। सनलाइट गिर रही है पौधों पे, पेड़ों पर, रेस्पिरेशन हो रहा है और हीट हो रही है, और ये फिर वो ऑक्सीजन जो जनरेट कर रहे हैं, एनिमल अपटेक, जो फिर ये रेस्पिरेशन ये जो कर रहे हैं, ये भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये भी शोषण कर रहे हैं। और ये एक बार आप जरा देखेंगे, प्रोड्यूसर है सर ये। एक बार के लिए जस्ट ए सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा मुझे लाइट का बंदोबस्त करना पड़ रहा है। अब प्रोड्यूसर है दोस्तों, कंज्यूमर है ये, कंज्यूमर के बाद ये डिकम्पोज करेंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे। प्लांट अपटेक, यहां से जमीन के अंदर से वाटर और मिनरल लेंगे, फिर ये बाकी सनलाइट से सारे काम क्रिएट करेंगे। ये होता है बायोजियो केमिकल साइकिल्स। इसके बाद लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ। अभी देखिए दोस्तों, अभी मैं आया हूं बाहर से, लेकिन क्लास लेना जरूरी है, ठीक है, क्लास लेना तो पड़ेगा ना। तो अपन बात क्या करने वाले हैं जरा एक बार देखेंगे। एक्चुअली पता है, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहीं से आ रहा था, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। लिटरली मैं अभी रोने लग गया था कुछ देर पहले। क्या हुआ, सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं अभी कहीं ट्रेवल कर रहा था, तो मुझे एक भैया दिखाई दी। मुश्किल से मैं कहीं आधा घंटा बाहर गया हूँ, क्योंकि मुझे टेप्स वगैरह लानी थी, टेप्स वगैरह लानी थी। एक बर्गर फार्म जयपुर में है, बर्गर फार्म, ठीक है, वहां पर एक लड़का काम करता है, बॉय। ही इज ए डम्ब और डीफ, मतलब गूंगा बहरा है वो भैया, गूंगे बहरे थे, मतलब लिटरली। एंड शी हैव ए एंड ही हैज ए गुड फ्रेंड, मतलब गर्ल में, लड़की में उनकी फ्रेंड थी, एंड दे बोथ आर टॉकिंग विद ईच अदर। और किसमें सर, एंड शी इज ऑल्सो बी ए डम्ब डीफ, मतलब वो भी गूंगी बहरी है। मतलब क्या होता है ना, क्या अजीब खेल बनाया ना ऊपर वाले ने, कि वो गूंगे बहरे भी हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब उनकी फैमिलीज के पास कुछ नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि मैं उनको गले मिल के आया, उन भैया को मैंने कहा कि मैं डेफिनेटली आता हूँ आपके पास वहां पर मिलने, यहाँ पर डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी, मतलब 2-3 दिन में, 4 दिन में, या संडे को मैं एक बार तो जाके आऊंगा, उनसे मिल के आऊंगा। मैंने उनके क्या क्या वो सब कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है, कुछ चीजें बिना बताए ज्यादा अच्छी लगती है, दिल को शांति देने वाली बातें हैं। बात ऐसी है कि दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स बेसिकली, एंड मैंने उनसे इशारों में बातें की। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे जितना अच्छा लगा, आई डोंट थिंक सो, मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। कभी आप किन्हीं ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनके पास होते हुए भी कुछ नहीं होता, जिनके पास कुछ होता ही नहीं है। आई थिंक मैं थोड़ा सा फॉरगॉट कर गया कोई चीज, आई एम सॉरी, माइक लगाना भूल गया था। मतलब होते हुए भी कुछ नहीं होता दोस्तों, मतलब क्या चीज़ है वो लोग, किस तरीके से अपनी लाइफ वो आ, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता, लिटरली नहीं समझ सकते। और मैं जब उन दोनों की बातें जब मैं देख रहा था, एंड मुझे पता है गलत है देखना, लेकिन when he is talking with accents like ऐसे जुकाम हो जाएगी, अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी आवाज उनको दे दूं। लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ना इतना गंदा फील हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे कि हम हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्मोकिंग करते होंगे, जो ड्रिंक करते होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे होंगे।
लेकिन मैं यकीन बता रहा हूं दोस्तों, यकीन से बता रहा हूं, आपको लाइफ यूज करना है ना, तो कभी उससे मिलना जिसके पास कुछ नहीं है, वो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। लिटरली वो सीन, मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं ये सीन कभी भूल पाऊंगा। मेरे को बताना भी नहीं चाहिए था आप लोगों को, क्योंकि क्लास वीडियो क्लास है अपना। लेकिन एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अभी कुछ है, ऊपर वाले ने आपको हाथ दिया है, आपको माइंड एबिलिटी दी है, आपको बोलना, आपको सुन सकते हो। वो वीडियोस देख रहे थे फेसबुक पे और वॉल्यूम ओपन ही नहीं कर रखी थी, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है वॉल्यूम ओपन करने का। मतलब देख रहे हो आप दोस्तों, क्या है जिंदगी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। किसी को पैसों का घमंड होता है, प्लीज ना करें। और घमंड है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लोगों की जरूर मदद करें, प्लीज जरूर मदद करें। आप उन्हें पैसे नहीं दें, उससे आपको भले ही अच्छा नहीं लगे, पैसे ना दें, लेकिन उन्हें आप कुछ अच्छा, भले ही वो बर्गर फार्म में काम करते हो, लेकिन वो बर्गर नहीं खा सकते होंगे, कुछ आप उनके लिए कुछ अच्छा सा कभी सिर्फ एक दिन मदद करके देखिए दोस्तों। मैं नहीं बोलूंगा आप उन्हें 50,000 की मदद करें, एक बार 50 रुपए की मदद जरूर करके देखें। 50 रुपए की, आप जितना आपको पॉकेट मनी मिलती है आजकल, तो 50 रुपए नॉर्मल बात है, एक बार 50 रुपए की मदद जरूर करके देखें, उससे आप छोटे नहीं होंगे, आप अपने अपने लिए बड़े हो जाएंगे दोस्तों, अपने लिए बड़े हो जाएंगे, मैं यकीन से कह रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। मतलब मेरे से देखा नहीं गया यार, आज लिटरली मेरे को खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि मैं उनसे बात की, मैंने उनसे बात की, और इवन बात नहीं की, मैं उनको गले से लगा कर आया हूं कि मेरे को मिलके इतना खुशी हुआ है, इतना खुशी हुआ है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, चलो आ जाओ। लाइफ ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ लिविंग organisms. These living organisms exist and survive in a diversity of associations. Such survival involves the presence of a systematic flows such as flows of energy, water and nutrients. बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, वो एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है। जैसे वो एक से दूसरी फॉर्म में जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कोई किसी को कोई चीज खा रही होगी। जैसे सच सर्वाइवल्स इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमेटिक फ्लोज में काम करता है। Balance of the chemical elements is maintained by a cycle passes through the tissues of plant में जो ऊतक होते हैं, and animals मतलब जो जंतु और जो पौधों में जो ऊतक काम करते हैं, जो टिश्यूज होते हैं। The cycle starts by absorbing the chemical elements by the organisms. It's return to the air, water and soil through, बाकी सारी चीजें देख लेंगे। राइट, नाउ दूसरे पॉइंट पे आओ। These cycles are largely इनर्जाइज्ड बाय सोलर इंसोलेशन। मतलब जो इनको एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी सोलर सिस्टम से मिलती है, सोलर इंसोलेशन से मिलती है। दिस साइकिल मूवमेंट्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंटल आर रिफर्ड टू एज बायोजियोलॉजिकल या जियोकेमिकल साइकिल्स। These are two types of biogeochemical cycles. First होता है the gaseous and second is the sedimentary cycles. In the gaseous cycle, the main reservoir of nutrients is the atmosphere and the ocean. Basically gases का क्या काम है, एटमोस्फियर और ओशन के आसपास ही मिलेगी। इन द सेडिमेंट्री साइकिल द मेन रिजर्वोयर इज द सोइल। सेडिमेंट का मतलब क्या हो रहा है, मिट्टी आ रहा है, सोइल एंड द सेडिमेंटरी एंड अदर रॉक्स टू द अर्थ क्रस्ट यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। द वाटर साइकिल क्या होता है? all living organisms, the atmosphere and the lithosphere maintain between them a circulation of water in solid, liquid or gaseous form, referred to as water or hydraulic cycle. कैसे सर? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो हमारे एटमॉस्फेयर में हो या लिथोस्फेयर में हो, किस किस के बिटवीन मैनेज होते हैं? सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म, रिफर्ड एज द वाटर और हाइड्रोलिक साइकिल्स। कैसे सर? जरा ये देखिए, मैंने वाटर साइकिल का डायग्राम नहीं डाला यहां पे। हाँ, वाटर साइकिल का ये रहा ना।
वाटर साइकिल में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे H2O होता है वाटर साइकिल में, वैसे ही एक CO2 होता है, द कार्बन साइकिल। कार्बन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जो रहते हैं उनमें कार्बन एक बेसिक एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली सबको पता है। द कार्बन साइकिल इज मेनली द कंजर्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कंजर्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल इज मेनली द कंजर्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंजर्वेशन करता है सर कार्बन साइकिल। दिस कंजर्वेशन इज इनिशिएटेड बाय द फिक्सेशन या फिर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये प्रोसेस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, अपन सबको पता है। जरा देखेंगे कार्बन साइकिल में क्या होता है सर, एनिमल का रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, CO2 छोड़ेंगे, और क्या बोलते हैं सन एनिमल रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों ने लिया, पौधों ने फिर इसका फोटोसिंथेसिस किया और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर नीचे आओगे तो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, फिर इसके बाद डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स से ये निकलेगा, फिर ये रूट रेस्पिरेशन होगा, फिर उसके बाद ये प्लांट रेस्पिरेशन होगा। मतलब जो पौधे जो श्वास लेते हैं वो क्या CO2 लेते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, और जहां से इस फैक्ट्री एमिशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। एनिमल में रेस्पिरेशन होता है, श्वसन, जो कि ऑक्सीजन से काम आता है। सारी चीजें ऑर्गेनिक कार्बन से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सच कंजर्वेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मतलब और carbohydrate glucose that may be converted to the other organic compound such as sucrose, starch, cellulose, etc. Here some of the carbohydrates are utilized direct by the plant itself. मतलब यदि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कंजर्वेशन किया तो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, जो अपन को इसका रिजल्ट मिलने वाला है वो कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दे मे बी कन्वर्ट, मतलब ग्लूकोज किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, जरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में सुक्रोज में आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन जो IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज होता है वो सुक्रोज में, फ्रक्टोज में, माल्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, इन सब में कन्वर्ट हो सकता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड। बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, जबकि C12H22O11, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है आई थिंक सुक्रोज, फ्रक्टोज का, सुक्रोज वगैरह का होता है, या पता नहीं किसी ना किसी का, तो अपना ऑर्गेनिक सब्जेक्ट अपना है नहीं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड एंड इट रिलीज थ्रू इट लीव्स और रूट्स ड्यूरिंग द डे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होती है वो फिर वो रूट्स और पत्तियों की थ्रू निकल जाती है। द रिमेनिंग carbohydrates not being utilized by the plants become part of the plant tissues. Plant tissues are either being eaten by the herbivorous animals to get decomposed by the microorganisms. The herbivores convert some of the consumed carbohydrates into carbon dioxide for release into the air through respiration. मतलब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं, किसमें सर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर रिलीज इनटू द एयर थ्रू रेस्पिरेशन, द माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, द माइक्रोऑर्गेनिजम्स decompose the remaining carbohydrates after the animal dies. The carbohydrates that are decomposed by the microorganisms that get oxidized into the carbons. इसके बाद अपन ऑक्सीजन साइकिल पे चलते हैं। ऑक्सीजन इज द मेन प्रोडक्ट बाय द फोटोसिंथेसिस। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स with the release of energy, carbon dioxide and water. The cycling of oxygen is a highly complex process. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन का साइकिल होता है। ऑक्सीजन occurs in a number of chemical forms and combinations. It combines with nitrogen to form nitrates and with many other minerals and elements from the various oxide such as iron oxide, aluminium oxide, ferrous oxide and फलाना ढिमकाना, बहुत सारे तरीके से। ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन पौधे जरा ऑक्सीजन छोड़ेंगे, प्लांट क्रिएट ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस, यहां पर ये एनिमल्स लेंगे,
एनिमल्स एंड प्लांट ब्रेथ इन ऑक्सीजन और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ये सारा प्रोसेस होता है सर। आगे बढ़ेंगे, ये ऑक्सीजन साइकिल होता है। मच ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन करेंगे सो O2 प्लस 2H होता है, जैसे 2H2O। यहां तक क्लियर हो रहा है? H2 प्लस 2O2, ये यहां तक क्लियर है? मच ऑफ द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन, वाटर का डिकम्पोजिशन करवाया है मैंने, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बाय सनलाइट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, एंड इट रिलीज द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपिरेशन ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। द नाइट्रोजन साइकिल, नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर कंप्राइजिंग अबाउट 79%, 79%। बाकी बचा हुआ 21% क्या है? क्या है बाकी बचा हुआ 21%? ऑक्सीजन है। कितना हो गया सर? हाँ, लगभग। और फिर वो 0.4% ऐसे करके वो लगभग अप्रोक्सीमेटली अबाउट लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, vitamins and pigments. Only a few type of organisms like certain species of soil, bacteria and green algae are capable of utilizing it directly in its gaseous form. नाइट्रोजन साइकिल की बात करूंगा। एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, यहां पर सर ये लाइटनिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर ये आगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट होंगे, फिर ये NH3 में कन्वर्ट होगा, फिर इसका नाइट्रिफिकेशन होगा जो NO2 में कन्वर्ट होगा, आगे फर्दर ये NO3 में कन्वर्ट होगा, इसका फिर आगे फर्दर या फिर बैक्टीरियाज में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पे वापस से डीनाइट्रिफिकेशन होगा। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब ये जितने भी बैक्टीरिया है वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे N2 में। यहाँ पे ऐसे मतलब ये जितने भी होगा असाइलिमेशन होगा, और ये सारी चीजें आपको क्लियर यहाँ पर शो हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। जनरली नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज फिक्स। 90% of the fixed nitrogen is biological. The principal source of free nitrogen is an action of soil microorganisms and associated plants, roots or atmospheric nitrogen found in pore space of the soil. बेसिकली जब अपन नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे, वो यूजुअली जब अपन यूज करेंगे उसको यूजुअली ओनली आफ्टर इट इज फिक्स, जब भी वो फिक्स हो जाएगी 90% ऑफ द नाइट्रोजन जैसे 80% है, तो 80 का जो 90% है वो बेसिकली बायोलॉजिकल है। फिक्स्ड नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकल। So the principal source of the free nitrogen is the actions of soil, microorganisms and associated plants roots on atmospheric nitrogen found in pore space of the soil. Nitrogen can also be fixed in the atmosphere. नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है एटमोस्फियर के अंदर बाय द लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशन से, मतलब कॉस्मिक रेडिएशन और लाइटनिंग रेडिएशन से अपन नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इन द ओशियन सम मरीन्स एनिमल्स कैन फिक्स इट। ओशन के अंदर बहुत सारी ऐसी मरीन्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, मरीन एनिमल्स जो कि इसको फिक्स कर सकते हैं। आफ्टर एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन हैज बीन फिक्स्ड इनटू ए अवेलेबल फॉर्म, ग्रीन प्लांट्स कैन एसिमिलेटेड इट। आगे बढ़ेंगे। हर्बीवोरस एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स। हर्बीवोरस Herbivorous animals feeding on plants in turn consume some of it. Dead plants and animals' excretion of nitrogenous wastage was converted into nitrites by an action of bacteria present in the soil. जो soil के अंदर जो bacteria होते हैं वो nitrates में convert कर देंगे. Some bacteria can even convert nitrites into nitrates that can be used against the green plant. There are still other types of bacteria capable to converting nitrates into free nitrogen, a process known as denitrification, मतलब या फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है बेसिकली। एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये सारे साइकिल्स पढ़ाने वाला हूं दोस्तों।
बात ऐसी है कि सेशन भले ही लंबा हो या छोटा हो, कुछ चीजें टाइम पे ही क्लियर करनी जरूरी है, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों। अदर मिनरल साइकिल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये भी एक मिनरल ही है। दे यूजुअली ऑकर्स एज सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन द सॉइल वाटर और लेक्स, स्ट्रीम्स एंड सीज। सॉइल वाटर के अंदर क्यों सर? क्योंकि जो भी मिट्टी में जो पानी होता है वो बेसिकली एक सॉल्ट की तरह होता है, लवण की तरह होता है, जो इससे इजीली क्रिया कर लेता है। मिनरल सॉल्ट सम कम डायरेक्टली फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट बाय वेदरिंग, वेयर द सोल्यूबल सॉल्ट एंटर द वाटर साइकिल, इवेंचुअली रीचिंग द सी। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? इकोलॉजिकल बैलेंस इज ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब एक बैलेंस की तरह। इक्विलिब्रियम जिस तरीके से साम्य अवस्था में होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर साम्य अवस्था, मतलब जो जितना इधर है उतना ही इधर होगा। विद इन ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए हैबिटेंट और इकोसिस्टम, it can happen when the diversity of the living organism remains relatively stable. Gradual changes do take place, but that happen only through natural succession. It can also be explained as a stable balance in the number of each species in an ecosystem. मतलब gradual changes to take place, but that happens only through natural succession. It also can be explained as a stable balance in the number of each species. मतलब जितनी भी स्पीसीज है उनके अंदर जो स्टेबल बैलेंस की तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। सो ठीक है। सो दीज ऑक्योर्स थ्रू कंपोजिशंस टू द कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वेयर पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल। इस तरीके से यूज होते हैं क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर जरूरी है, देखो बैलेंस जरूरी है। हाँ, बैलेंस जरूरी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये रिवाइज करवाऊंगा दोस्तों। प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है, क्या हो रहा है इसका? तो जनरली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर स्टेबल होना जरूरी है, एक बैलेंस होना जरूरी है। इंसान मरेगा नहीं तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, इंसान पैदा नहीं होगा तो भी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो ये एक बैलेंसिंग प्रोसेस है। बैलेंसिंग प्रोसेस कैसे सर? पेड़ पत्ते होते हैं, उनको कोई दीमक खाते हैं, फिर उनको वो खाएंगे, दूसरी स्पीसीज खाएगी। फिर यदि एक बात बताऊं, चींटियां नहीं होंगी तो फिर मतलब सब चीजें इकोलॉजिकली जुड़ी हुई है। यदि आज की तारीख में कोई कॉकरोच नहीं होगा, कॉकरोच है वो जरूरी है कॉकरोच का होना। कोई यदि फ्रॉग है, मेंढक है, तो मेंढक का होना जरूरी है। सांप का होना जरूरी है, क्योंकि सर सांप किसको खाएगा? मेंढक को खाएगा, और सांप को फिर कौन खाएगा आगे फर्दर? तो ये प्रोसेस चलता रहता है सर। ठीक है। और फिर जब जैसे नेवला जो है, जो अब नेवला जो सो आप मोंगूस बोलते हैं, तो उसको कौन खाएगा फिर आगे? कोई लायन वगैरह खाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है सर। इकोलॉजिकल बैलेंस जरूरी है। दिस बैलेंस इज ब्रॉट अबाउट बाय द फैक्ट्स एंड सर्टेन स्पीसीज compete with one another determined by the environment in which they grow. This balance is also attained by the fact that some species depend on another or the food sustenance. मतलब किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर डिपेंड करती है। such account or are encountered in vast grasslands, where the herbivorous animals like deer, zebras, buffaloes, etc. are found in plenty. On the other hand, the carnivorous animals like tigers, lions, etc., they are not usually in the large numbers, hunt and feed on the herbivorous, thereby controlling their population. In the plants, any disturbance in the native forest, such as clearing the forest, shifting cultivations, cultivation मतलब जो सिंचाई shifting cultivations usually bring about a change in a specific distribution. This change is due to a composition where the secondary forest species such as grass, bamboos or pine overtakes the native species, changing the original forest structures. This is called succession. ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। जितने भी क्वेश्चन होंगे अपन एक बार लगा लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मैं इसका Q&A लेके आने वाला हूं, और एक बार साइकिल से अपन फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा सिर दर्द है, तो मैं शायद आप लोगों को उतने अच्छे से समझा नहीं पाया, लेकिन क्लास लेना जरूरी है क्योंकि आपको टाइम पे क्लास लेना जरूरी है। एक बार सेकंड वीडियो में फिर से आप मेरे साथ बने, आपको सारे Q&A एक नंबर Q&A समझ में आने वाले हैं दोस्तों।
तब तक के लिए आप प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहें, अपने प्यारे टीचर को सर गेट वेल सून कहें कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, बस मेरे लिए वही काफी है। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों।